अभी इतना रह गया और इतना कण जो है कम हो गया। और अगर हम एंगल को छोटा करें 10 से और कम करें तो ऑलमोस्ट जब आप इसको 0 डिग्री करेंगे तो 0 डिग्री के केस में हम देख पा रहे हैं कि लंब पूरी तरह से खत्म हो गया, पूरी तरह से लंब वाली लेंथ ये जो है खत्म हो चुकी है, ये 0 हो गई है। जहां टच कर रहा है वहां पर लंब की लंबाई जो खत्म हो चुकी है, लगभग 0 हो गई, लंब 0 हो गया। तो जब हम देख रहे हैं कि एंगल को हम घटा रहे हैं तो लंब की साइड कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होते लंब बिल्कुल ही 0 हो जा रहा है। और जो हमारा कण है, कण आप देखेंगे जो कण पहले इतना था कण वो लगभग बेस के कण भी हमारा कितना हो जाएगा 1, तो दोनों वैल्यू हो जाएंगी 1 और 1। तो इस ट्रायंगल के ऊपर ले जाऊंगा और जैसे मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये जो लेंथ है ना ये इसको यहाँ पर अभी हम रखेंगे। अब इसको हम बढ़ाएंगे जब तो ये जो है धीरे धीरे ये जो है लंब जो है इसके करीब आता जाएगा, इधर शिफ्ट होता जाएगा और ये वाली लेंथ घटती जाएगी। जैसे जैसे मैं इसको और नजदीक लाऊंगा तो एंगल बढ़ता जाएगा और नजदीक लाऊंगा तो एंगल और बढ़ेगा। लंब 0, 90 डिग्री में आधार 0 और बाकी 1 1 हो जाएंगे। 45 डिग्री में आधार लंब 1 1 होंगे, ये जो कण होगा √2 हो जाएगा। 60 डिग्री की जब भी बात आएगी तो 60 के सामने कड़ी में 3 आएगा। अगर 60 के सामने कड़ी में 3 आ गया तो कण को 2 रखना है और इसको 1, दोनों 1 और 1, आधार 0 होता है 90 के केस में, तो ये 1 आ जाएगा। cos 90 निकालेंगे तो आधार बटा कण लिखते हैं, तो cos आधार बटा कण होता है, 90 है तो आधार 0, कण 1 तो आंसर 0। tan 90 निकालते हैं तो लंब बटा आधार होता है, लंब की वैल्यू 1 आएगी 90 में, आधार 90 के लिए 0 होता है तो आंसर। तो आज का ये वीडियो लेक्चर उस टॉपिक पे होने वाला है जिसको लेकर के आप सभी के अंदर सबसे अधिक प्रॉब्लम आती है, जो आपको याद ही नहीं होता और खास करके इसके क्वेश्चन बनते ही नहीं है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम वे तरीके सीखने वाले हैं जिसके बाद आप इस टॉपिक के सभी चीज़ों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो टॉपिक हमारा आज का होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कुछ वैल्यू हमारे पास होती हैं जो हमें याद होनी चाहिए ताकि हम उन क्वेश्चन को हल कर सकें। सबसे पहले हमें वो याद करनी पड़ती है और उसको आप सभी रटते हैं, लेकिन रटने पे चीज़ें हमारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, थोड़ा समस्याएं कभी हम वैल्यू भूल गए तो फिर हम उसको कर नहीं सकते। तो यह लेक्चर ऐसा लेक्चर होगा जिसमें आप किसी भी वैल्यू को बिना रटे उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसको याद कर लिख सकते हैं। याद करने की बात ही छोड़िए, अगर नहीं भी याद है तो आप उसको निकाल सकते हैं। और तो और ये जो लेक्चर होगा इसमें बस आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, ये सारी चीज़ें अगर वैल्यू आपको पता है और कुछ ट्रायंगल हम बताने जा रहे हैं, उन ट्रायंगल की साइड को अगर आप याद रखते हैं तो आसानी से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं ओपन साइंस के इस प्लेटफॉर्म पे, और बिना समय बर्बाद किए अब हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले अब हम 0 डिग्री के कोण को पहले समझेंगे। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और जो है कि 60 डिग्री और 90 डिग्री तक की वैल्यू देखने को मिलती है। तो बारी बारी से हम 0 डिग्री, सबसे पहले हम 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम 45 डिग्री की बात करेंगे और 30 और 60 डिग्री की वैल्यू की बात हम एक साथ कर लेंगे। हमारे पास ये कुछ स्टिक्स हैं और इनकी मदद से हम समझेंगे कि 0 डिग्री के एंगल में क्या चीज़ें होती हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ रखा है कि इस तरह से जब हमारे पास एक 90 डिग्री का एक जो है कि ट्रायंगल होता है तो उसमें हम लंब ए वाली, अगर हम कोण ए वाला ले रहे हैं, यहाँ का कोण अगर हम ले रहे हैं तो उसमें फिर हम इस सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और नीचे वाली जो भुजा है उसको हम आधार कहते हैं और सामने की भुजा 90 डिग्री की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अब अगर हम बात करें 0 डिग्री के कोण की तो ये वाला एंगल हम कोण यही लेते हैं, इसी को थीटा कहते हैं। तो इसको अगर मुझे 0 डिग्री करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं धीरे धीरे ये वैल्यू मान लीजिए अभी के टाइम पे 60 डिग्री है तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू को हम कम करेंगे। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों पे यहाँ इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे हम एंगल को कम करेंगे ये लेंथ, ये कर्ण वाली साइड की जो लेंथ है और ये लंब की जो लेंथ है, दोनों लेंथ घटेंगी लगातार। तो आप देखेंगे कि अभी ये 60 डिग्री, इसको अगर हम कम करें तो थोड़ी सी लंबाई कर्ण की और ये लंब दोनों की घट गई। और अगर नीचे करें, मान लीजिए ये 45 डिग्री है तो 45 डिग्री पे दोनों साइडें देखिए कम हुई है। और अगर हम थोड़ा सा और एंगल को छोटा करें, मान लीजिए 30 डिग्री हमने कर दिया, 30 डिग्री में अब हमारे पास जो है ये लंब की इतनी साइड रह गई है और कर्ण की ये वाली साइड रह गई है। तो आप देख रहे हैं कि इतना जो है कर्ण की साइड की इतनी लेंथ कम हो गई और ये जो लंब है लंब भी इतना कम हो गया। और अगर वैल्यू को हम कम करते जाएं, मान लीजिए 15 डिग्री का कोण आपने बना दिया तो 15 डिग्री के एंगल पे ये लंब की इतनी साइड छोटी हो गई और कर्ण की साइड जो है इतनी छोटी हो गई, इतना कम हो गया। अब कर्ण बस इतना बचा है और लंब इतना सा बचा है। और अगर हम कोण को नीचे करते जाएं, मान लीजिए 10 डिग्री का एंगल है तो 10 डिग्री के एंगल पे अब लंब की साइड कितनी रह गई, इतनी सी रह गई, कम होते होते अब इतनी सी रह गई और कर्ण जो है अभी इतना रह गया और इतना कर्ण जो है कम हो गया। और अगर हम एंगल को छोटा करें, 10 से और कम करें तो ऑलमोस्ट जब आप इसको 0 डिग्री करेंगे तो 0 डिग्री के केस में हम देख पा रहे हैं कि लंब पूरी तरह से खत्म हो गया, पूरी तरह से लंब वाली लेंथ ये जो है खत्म हो चुकी है, ये 0 हो गई है। जहां टच कर रहा है वहां पर लंब की लंबाई जो है खत्म हो चुकी है, लगभग 0 हो गई, तो लंब 0 हो गया। तो जब हम देख रहे हैं कि एंगल को हम घटा रहे हैं तो लंब की साइड कम होती जा रही है, कम होते होते लंब बिल्कुल ही 0 हो जा रहा है।
और जो हमारा कण है, कण आप देखेंगे जो कण पहले इतना था, कण वो लगभग बेस के बराबर हो गया, हमारे आधार के बराबर हो गया। तो इस केस में जब एंगल 0 डिग्री होता है तो जितना हमारे पास पहले आधार था, आधार की साइड जितनी थी उतनी ही हमारे अब कण की साइड हो गई। तो आधार और कण दोनों बराबर हो गए और ये जो लेंथ थी, ये लेंथ लंब वाली, ये 0 हो गई। तो हमने इससे ये देखा कि जब हम तो सबसे पहले हम 0 डिग्री की बात करते हैं। अगर कोण थीटा बराबर 0 डिग्री हुआ तब क्या होगा? तो अगर हम एक ट्रायंगल देखें इस तरह से, समकोण त्रिभुज, ये अगर थीटा हो और अगर इसको मुझे 0 करना है तो 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको, इस साइड को ऐसे आप नीचे लाएंगे यहाँ, फिर यहाँ इस तरह से। तो जैसे जैसे हम नज़दीक ला रहे हैं थीटा जी छोटा होता जा रहा है ना, इतना छोटा हुआ, अब इतना सा रह गया, फिर और छोटा हो गया। और अगर इसी तरह हम इसको नज़दीक लाते जाएं तो ये कोण थीटा 0 होता जाएगा। और एक टाइम पे जब इस पूरी लाइन को, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जब इस पे आ जाएगी यहाँ ना, ये वाली लाइन ऐसे नीचे आते आते जब ये इस लाइन के ऊपर आ जाएगी तो थीटा 0 होगा। और जैसे मैं इस लाइन को ऐसे नीचे लाते इस लाइन पर लाऊंगा तो उस केस में ये वाली लेंथ जो है धीरे धीरे कम होते होते ये 0 हो जाएगी। अब ये थीटा के सामने है तो थीटा के सामने लंब होता है, इसका मतलब लंब 0 हो जाएगा। तो 0 डिग्री के केस में क्या होता है, 0 डिग्री के केस में लंब की वैल्यू 0 हो जाती है और ये दोनों साइड बराबर हो जाती हैं। ये वाली साइड जैसे जैसे हम इसको नीचे ला रहे हैं तो ये साइड और ये यहाँ से यहाँ तक की साइड दोनों बराबर है। तो इसको हम आधार कहते हैं। आधार को भी मान लीजिए, अगर आधार को आप 1 कर रहे हैं तो लंब भी 1 हो जाएगा, आधार अगर हम 1 कर रहे हैं तो कर्ण भी हमारा कितना हो जाएगा, 1। तो दोनों वैल्यू हो जाएंगी 1 और 1। तो इस ट्राइंगल से 0 डिग्री के केस में हमको ये दिख रहा है क्या कि 0 डिग्री के केस में लंब 0 होता है, आधार 1 होता है और कर्ण कितना होता है, 1। यही बस हमें याद। डिग्री समझने के बाद अब हम 90 डिग्री के केस को समझते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब मान लीजिए इस समय ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री, अब इसे मुझे 90 करना है। तो 90 करना है तो क्या करूँगा, मैं इसको धीरे धीरे ऊपर ले जाऊँगा और जैसे मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये जो लेंथ है ना, ये इसको यहाँ पर अभी हम रखेंगे। अब इसको हम बढ़ाएंगे जब, तो ये जो है धीरे धीरे ये जो है लंब जो है इसके करीब आता जाएगा, इधर शिफ्ट होता जाएगा और ये वाली लेंथ घटती जाएगी। जैसे जैसे मैं इसको और नज़दीक लाऊंगा तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, और नज़दीक लाऊंगा तो ये एंगल और बढ़ेगा, और नज़दीक लाने पे धीरे धीरे एंगल बढ़ता जाएगा और एक टाइम पे ये जो है धीरे धीरे ये यहाँ आ जाएगा। और जैसे ये आ रहा है तो आप देख रहे होंगे कि इधर से जैसे जैसे हम इसको इसे नज़दीक ला रहे हैं तो नज़दीक लाते समय ये जो है ये आधार छोटा होता जा रहा है, और लगभग जो है ये कर्ण और ये लंब आपस में बराबर होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इसको ऐसे नज़दीक लाएंगे इस तरह से, तो ये जो है आधार वाली लेंथ, ये जो है साइड कम होती जाएगी। और जैसे हम इसको नज़दीक लाएंगे तो ये कोण बढ़ता रहेगा और एक टाइम पे ये कोण जो है 90 डिग्री अब हो जाएगी। ये लाइन जो है, कर्ण जो है एकदम सीधा 90 डिग्री अब हो जाएगा। और जैसे ही 90 डिग्री हुआ तो ये आधार पूरी तरह से क्या हो जाएगा, 0। तो 90 डिग्री के केस में आधार 0 होगा और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये साइड थोड़ी सी आपको बड़ी दिख रही होगी लेकिन ये दोनों बराबर रहती हैं। अब पूरी तरह से उस तरह से चीज़ों को नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन इतना याद रखेंगे कि 90 डिग्री के केस में आधार 0 हो जाता है और लंब और कर्ण बराबर हो जाते हैं। तो लंब और कर्ण को अब हम 1 रखेंगे, लंब 1 रखेंगे, कर्ण 1 रखेंगे, आधार 0 हो जाएगा 90 डिग्री के केस में, याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर थीटा को हम 90 डिग्री ले लें तो थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब ये ट्राइंगल जो हमारे पास दिया है ना, अब ये थीटा है यहाँ पर, अब इसको बढ़ाना चाहते हैं, इसको 90 डिग्री करना चाहते हैं, तो इसको मुझे ऐसे ऊपर लाना पड़ेगा। और जैसे जैसे मैं इसको ऐसे ऊपर लेकर आऊँगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, तो ये जो है ना जैसे जैसे इधर आता जाएगा तो इसके इधर आने से ये वाली लेंथ जो है घटती जाएगी। ये जैसे मैं इसको यहाँ लाऊंगा तो ये लेंथ इतनी कम हो जाएगी। यहाँ लाऊंगा, कोण को और बढ़ाऊंगा, देखो पहले थीटा इतना था, अब थीटा इतना कर दिया, थीटा को और बढ़ाया, थीटा को और बढ़ाएंगे तो ये यहाँ आएगा, और जैसे यहाँ आएगा तो अब लेंथ और कम हो गई। ऐसे ही लाते लाते एक टाइम पे ऐसे 90 डिग्री का कोण, पूरा 90 डिग्री का कोण बना लेगा। तो 90 डिग्री का कोण तब बन रहा है जब ये पूरा इस तरह से सीधा हो जा रहा है, और जैसे ये सीधा होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये आप देख पा रहे होगे कि ये दोनों लेंथ, ये वाली और ये वाली लेंथ एकदम बराबर हो जाएगी। यहाँ से और यहाँ से ये लेंथ बराबर हो जाएंगी, और ये छोटी होते होते ये छोटी हो जाएगी पूरी। तो आधार इसमें 0 हो जाएगा, और ये जो लंब था और ये जो कर्ण वाली साइड थी, कर्ण वाली साइड, तो कर्ण और लंब बराबर हो जाएंगे। तो सीधा याद रखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो याद रख लेंगे कि आधार 0 होता है 90 डिग्री के केस में। जैसे जैसे हम कोण को 90 डिग्री करेंगे तो ये आधार छोटा होता एकदम 0 हो जाएगा। तो आधार 0 होगा, लंब 1 होगा और कर्ण भी कितना होगा, 1 होगा।
कर्ण की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। ये हमारे किसका केस हो गया, जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा। अब थीटा को हम 45 डिग्री कर दें। थीटा को अगर हम 45 डिग्री करते हैं तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब अगर मैं इसको 45 डिग्री रखता हूँ तो ये 90 डिग्री हुआ, और हम जानते हैं एक ट्रायंगल में टोटल जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। तो 90 45 है तो ये कितना बच गया, तो फिर ये भी 45 बच जाएगा। अब त्रिभुज का नियम जानते हैं कि जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो भुजाएं क्या हो जाती है, सामने की बराबर हो जाती है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, तो इसके सामने की ये भुजा और इसके जस्ट सामने की ये भुजा आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो अगर मैं ये इसको मैं आधार कह दूं और इसको लंब कह देता हूं, तो आधार मेरा अगर 1 मैं लेता हूं तो लंब भी उसी के बराबर हो जाएगा, मतलब लंब भी 1 हो जाएगा। तो आधार और लंब आपस में बराबर हो जाएंगे 45 डिग्री के केस में। 45 डिग्री के केस में जितना आधार होगा उतना लंब होगा। तो अगर आधार को 1 कहते हैं तो लंब कितना हो जाएगा, 1। और पाइथागोरस निकालेंगे, पाइथागोरस से तो ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 2 हो जाएगा। अगर हम पाइथागोरस लगा देते हैं तो एक कड़ी में 2 हो जाएगा। तो इस केस में हमें क्या पता चल रहा है, इस केस में हमको ये पता चल रहा है कि कर्ण की वैल्यू कितनी हो रही है, कड़ी में 2। तो आधार लिखें अगर हम इसको, तो आधार 0, लंब 1 और कर्ण जो है, सॉरी आधार और लंब ना, आधार और लंब, ये आधार 1 हो गया, लंब 1 हो गया, कर्ण कितना हो गया, √2 हो गया। पाइथागोरस से निकालेंगे। पाइथागोरस से कैसे निकालेंगे, ये हमारा 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसको हम कर्ण है ना, तो कर्ण कैसे निकालते, कड़ी में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये दोनों 1 है तो ये कड़ी में 2 आएगा। अब इन तीनों की अगर वैल्यू पता चल गई तो इन तीनों के लिए आप कोई भी रेशियो आप लिख सकते हैं। अब 2 बच रहे हैं, थीटा बराबर 60 डिग्री और थीटा बराबर 30 डिग्री की बात करते हैं। 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों एक ही ट्रायंगल से हम समझ लेंगे। मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज है इस तरह से, ठीक है, तो इसको हम इधर त्रिभुज को हम थोड़ा सा अलग बनाकर देखेंगे। मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी सभी भुजाएं 1, 1 और 1 की है, और यहाँ से ये सभी कोण भी तब बराबर हो जाएंगे। ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और ये कोण भी कितना हो जाएगा, 60। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक लंब खींच देते हैं यहाँ पर। जैसे ही हम लंब खींचेंगे तो ये पूरा 1 था, तो ये कितना रह जाएगा, 1/2, ये आधा हो जाएगा। और इधर भी क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा इधर, ठीक है। तो अब इसको नाम दे देते हैं, ये ए हो गया मान लीजिए, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कितना है, 1 है, और इस पॉइंट को हम डी कह लेते हैं। अब इस ट्रायंगल को हम देखते हैं, जो यहाँ पर ये जब हमने इसको ऐसे खींचा तो ये पूरा 60 था, तो ये कितना रह गया, ये रह गया 30, और इधर भी ये भी रह गया कितना, 30। और इस ट्रायंगल को हम साइड में बना लेते हैं यहाँ पर, तो हम देख पा रहे होंगे इसमें साफ साफ कि ये कोण है 60 डिग्री, ये कोण है 30 डिग्री, और हमने लंब खींचा है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये साइड 1 है और ये वाली साइड कितनी है, तो ये वाली साइड 1/2 है, ये साइड 1 है, ये 1/2 है। तो ये हमें निकालनी है। हम पाइथागोरस लगाएं, क्यों, क्योंकि ये लंब है, इसको हम लंब बोल देते हैं, ये आधार हो गया, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो हमें निकालना क्या है, हमें लंब निकालना है। लंब कैसे निकलेगा, तो करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। करड़ी में कर्ण कितना है, तो कर्ण को 1 हमने ले लिया, 1 का स्क्वायर माइनस आधार 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर। हल करेंगे तो यह 1 आएगा, ये 1/4 आएगा, घटाएंगे तो करड़ी में 3/4। तो लंब कितना आ जाएगा, करड़ी में 3 बचेगा, ऊपर वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2, तो लंब कितना आ गया, कड़ी में 3/2। तो हम देख पा रहे हैं कि जब हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल में ये कोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने जो ये भुजा आ रही है कड़ी में 3/2 आ रही है। तो हमें बस यही याद रखना है। अब हम कैसे करेंगे इसको, तो अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो इस ट्रायंगल में हमें साफ साफ जो भुजाएं आई हैं, अब इन सभी भुजाओं को हम डबल कर देते हैं। डबल करने का मतलब क्या, जो ये है इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कड़ी में 3। इसको भी डबल करके लिख दीजिए, तो इसको डबल करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो आधार कितना हो जाएगा, कट के ये 1 हो जाएगा। इसको भी डबल कर लेते हैं, इसको डबल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा।
तो हम देख रहे हैं कि जो 60 डिग्री वाला कोण है, 60 डिग्री वाले कोण में लंब कितना हो जा रहा है, कड़ी में 3, आधार 1 हो जा रहा है और कर्ण कितना हो जा रहा है, 2। तो अगर हम यहाँ पर देखें 60 डिग्री का अगर हम कोण बनाएं, यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण, तो 60 डिग्री के कोण में ये कड़ी में 3 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 1, और ये कितना आ रहा है 2। अब हमने निकाला जो था वो कड़ी में 3/2, 1/2 और 1 आया था, लेकिन हमने सभी भुजाओं को बराबर मल्टीप्लाई किया है, इसको भी डबल किया है तो इसकी लेंथ को भी डबल किया है, ठीक है। तो सभी लेंथ को बराबर हमने बढ़ाया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे कि ये √3 है, 1 है, 1 है 60 डिग्री के कोण में। तो 60 डिग्री के कोण में, और ये कोण कितना होता है, ये 30 डिग्री होता है। तो जब हम 60 डिग्री कोण की बात करेंगे तो इसको हटा देते हैं अभी हम। 60 डिग्री के कोण की बात करें तो 60 डिग्री वाले कोण में इसके सामने ही लंब कितना हो जा रहा है, लंब हो जा रहा है कड़ी में 3, आधार कितना हो जा रहा है, आधार हो जा रहा है 1, और जो ये बचा हमारे पास कर्ण कितना हो जा रहा है, कर्ण हो जा रहा है 2। कर्ण कितना हो रहा है, कर्ण की वैल्यू हो जा रही है 2। और 30 डिग्री जब आप बात करेंगे 30 डिग्री की, यहाँ पर 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री में ये 30 डिग्री है, क्यों, ये 60 है तो ये सामने 30 हो गया, 30 हो गया तो लंब अब क्या हो जाएगा, लंब 1 हो जाएगा। तो 30 डिग्री के केस में लंब 1 हो जा रहा है। आधार कितना हो रहा है, आधार जो है ये अगर लंब हो गया तो आधार √3 हो जाएगा, और ये जो कर्ण है, कर्ण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब इन्हीं वैल्यू को बस हमें याद रखना है। ये ट्राइंगल की वैल्यू कि 0 डिग्री में लंब, आधार और कर्ण कितना हो रहा है, 90 डिग्री में लंब, आधार, कर्ण कितना हो रहा है, 45 में कितना हो रहा है, 30 और 60 में कितना हो रहा है। फिर अगर ये हमको याद है, ठीक है, ये थोड़ी सी अब आसान भी है, कठिन नहीं है, याद हो जाएगा। अगर ये याद है तो हम आसानी से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान जो है, रेशियो की वैल्यू जो है किसी भी एंगल के लिए हम बता सकते हैं। तो सभी कोणों को हमने निकाल लिया कि 30 में साइड कितनी होंगी, 45 के लिए साइड कितनी होगी, और 90 के लिए साइड की वैल्यू क्या क्या होंगी। बस आपको यही ध्यान में रखना है। फिर से बस हमें यही चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक ट्रायंगल हमें याद रखनी है, और फिर हमें किसी भी रेशियो को टेबल की ज़रूरत ही नहीं है हमें किसी भी रेशियो को निकालने के लिए, या किसी भी ट्रिक की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। बस हमें सीधे सीधे याद रखना है कि जब 0 डिग्री बनेगा तो 0 डिग्री में लंब 0 होता है, तो बाकी दोनों आधार और कर्ण 1 हो जाएंगे। 90 डिग्री के लिए भुजा को आप कर्ण को ऐसे सीधे करेंगे तो लंब और आधार, कर्ण 1 होंगे, आधार उस केस में 0 हो जाएगा। तो 0 डिग्री में लंब 0, 90 डिग्री में आधार 0, और बाकी 1 1 हो जाएंगे। 45 डिग्री में आधार लंब 1 1 होंगे, ये जो कर्ण होगा √2 हो जाएगा। 60 डिग्री की जब भी बात आएगी तो 60 के सामने में कड़ी में 3 आएगा। अगर 60 के सामने कड़ी में 3 आ गया तो कर्ण को 2 रखना है और इसको 1 रखना है। 30 डिग्री में भी हमें यही देखना है कि 30 है तो ये कोण 60 बनेगा, 60 के सामने कड़ी में 3 रखना है, तो एक कड़ी में 3 1 और ये 2 हो जाएगा। अब इन सभी ट्राइंगल से हमें लंब, आधार, कर्ण पता हो जाएंगे। किसी की भी वैल्यू एकदम रैंडम, जैसे हम सेक 60 लिखना चाहते हैं, सेक 60 लिखना चाहते हैं तो सेक 60 है, तो सेक में आता क्या है, सेक में आता है कर्ण बटा आधार, और सेक 60 है तो 60 है तो 60 के सामने लंब हो गया कड़ी में 3, आधार 1 हो गया, कर्ण 2 हो गया, तो ये 2/1 आंसर 2 हो जाएगा। सेक 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी। कोई भी रैंडम उठा लेते हैं, tan 30 उठा लेते हैं, tan है तो लंब बटा आधार लिखेंगे। अब लंब कितना है तो इसमें tan 30 के लिए 1 रखना है हमें, तो लंब 1 हो गया और आधार कितना हो गया कड़ी में 3, तो tan 30 1 बटा कड़ी में 3 होगा। किसी की भी वैल्यू लिखेंगे। cot 90 लिखते हैं, cot 90, तो cot क्या होता है, तो cot हम जानते हैं आधार बटा लंब होता है। तो cot 90 है, 90 में क्या 0 होता है, आधार 0 होता है, तो आधार हमने 0 लिख दिया, लंब हमने 1 रख दिया, आंसर 0 हो गया। 90 में तो आधार 0 होता है ना, बस यही याद रखना है। अब मान लीजिए सेक 0 पूछ रहा है, तो सेक 0 में क्या होगा, तो सेक है तो सेक तो आधार कर्ण बटा आधार, सेक है तो क्या लिखते हैं कर्ण बटा आधार। अब 0 है तो 0 में तो लंब 0 होता है, तो 0 में लंब 0 होता है तो आधार और कर्ण कितने होंगे, तब 1 और 1, तो आंसर कितना आ गया, सेक 0 1 आ गया। cos 0 निकालना है या साइन 0 निकालना है, तो साइन 0 लंब बटा कर्ण, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, 0 है तो लंब कितना हो जाएगा 0, 0 डिग्री के लिए लंब 0 होता है,
कर्ण 1, तो आंसर कितना हो गया 0। tan 45 निकालना है, tan 45 में क्या होता है, लंब और आधार 1 हो जाते हैं। तो tan हम क्या जानते हैं, लंब बटा आधार, तो लंब भी 1 हो गया 45 से, तो आधार भी 1 हो गया। तो आंसर कितना हो गया इसका 1 हो गया। किसी की भी वैल्यू हम लिख सकते हैं। cos 60 लिखना है, तो cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण। 60 है तो 60 के सामने लंब कितना, 60 के सामने हमेशा कड़ी में 3 लिखना है, तो 60 के सामने लंब आएगा। 60 के लिए निकालें, 60 के सामने लंब को कितना लिखना है, 60 के सामने की भुजा को कड़ी में 3, और आधार कितना हो जाएगा 1, और कर्ण कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आधार हमारा कितना है 1, कर्ण कितना है 2, तो cos 60 कितना हो गया 1/2। sec 45 निकालते हैं। sec है तो कर्ण बटा आधार होगा। अब 45 है तो आधार और लंब 1, कर्ण कड़ी में 2, तो कर्ण कड़ी में 2 हो गया, आधार कितना हो गया 1, तो आंसर आ गया कड़ी में 2। तो sec 45 कड़ी में 2 आ गया। cosec 60 लिख लेते हैं। cosec है तो cosec में आता है कर्ण बटा लंब, और 60 है तो 60 के सामने की भुजा लंब की भुजा कितनी, 60 के सामने कितना रखना है, कड़ी में 3, कर्ण रखेंगे 2, 60 वाले में कर्ण 2 होता है, और ये कितना रखेंगे कड़ी में 3, तो 2 बटा कड़ी में 3 होगा क्या, cosec 60। कोई सा भी एंगल आप लिख सकते हैं, कोई सा भी। cos 30 निकाल लेते हैं, या sec 30 निकालते हैं, sec 30। तो sec 30 क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। अब 30 में आधार को कितना रखना है 1, कर्ण को कितना रखना है 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। तो sec 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी। tan 60 की वैल्यू निकालते हैं। tan 60 है तो tan में आता है लंब बटा आधार। अब tan 60 तो लंब कितना होगा कड़ी में 3, आधार कितना होगा 1, तो आंसर कितना हो गया कड़ी में 3। कोई टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमें थोड़ा सा ये साइड ध्यान में रखना है, और आसान है एकदम याद रखना। 0 डिग्री में लंब 0 होता है, बाकी दोनों 1। 90 डिग्री में आधार 0 होता है, बाकी दोनों 1। तो 0 डिग्री में लंब 0, बाकी दोनों 1, मतलब आधार और कर्ण 1। 90 डिग्री में आधार 0, बाकी दोनों 1, मतलब लंब और कर्ण 1। 45 में लंब आधार बराबर, तो दोनों 1 और 1, कर्ण कितना हो जाएगा कड़ी में 2। 60 के सामने कड़ी में 3 रखना है, तो बस फटाक दे ट्रायंगल बनाएंगे। 60 के सामने कड़ी में 3, ये 2 और ये 1, ट्रायंगल बना के किसी भी वैल्यू को लिख लीजिए। 30 के सामने 1 रखेंगे और 30 के सामने 1 रखेंगे, मतलब 30 वाले केस में लंब 1 हो जाएगा। 60 के सामने 1 कड़ी में 3 रखना है, 60 के सामने कड़ी में 3, तो 60 के सामने कड़ी में 3 रख दिया, तो लंब मतलब 1 3 हो गया कड़ी में। और 30 के सामने 1 रखना है, तो 30 के सामने 1 रखेंगे तो लंब कितना हो जाएगा 30 वाले केस में 1। तो लंब अगर 1 हो गया तो बाकी 1 आधार कड़ी में 3, कर्ण हमेशा 2 ही रहेगा। 60 के सामने कड़ी में 3 लिखना, तो 7 के सामने कड़ी में 3 रख दिया, तो आधार 1 और कर्ण हमेशा तो 2 ही रहेगा। तो आसान है इसको याद रखना, और फिर हम सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, किसी भी वैल्यू को। कोई टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस थोड़ा सा 2-4 बार लिखेंगे तो ये फिट हो जाएगा अपने आप। फिर कोई ट्रिक या किसी भी उलटने पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से हम सारी वैल्यू को लिख सकते हैं, फटाफट से इनको भी भर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको भर लेंगे, उसके बाद फिर हम भरेंगे इसको, कौन सी वैल्यू कितनी आ रही है। बारी बारी से। cos 0, cos को हम जानते हैं आधार बटा कर्ण। cos 0 है तो आधार 1 कर्ण 1, 0 में लंब 0 होता है, तो ये आंसर 1 आ जाएगा। tan 0 होगा हमारा लंब बटा आधार, लंब 0 है, आधार 1 है, तो tan 0 0 हो गया। cot 0 आधार बटा लंब, आधार 1 है लेकिन लंब 0 हो गया, तो जब भी 0 से भाग देंगे इन्फिनिटी हो जाएगा। किसी नंबर में 0 से भाग देने पे इन्फिनिटी हो जाएगा। cosec 0 निकालेंगे तो कर्ण बटा लंब लिखना है, कर्ण 1 है, लंब 0 है, 0 डिग्री के लिए निकालना है ना। cosec 0 तो लंब 0 हो जाएगा, कर्ण 1 हो जाएगा, आंसर इन्फिनिटी। 0 से डिवाइड करने पे इन्फिनिटी आता है। sin 90 तो हम जानते हैं लंब बटा कर्ण लिखना हमें। 90 के केस में लंब 1 कर्ण 1, दोनों 1 और 1, आधार 0 होता है 90 के केस में, तो ये 1 आ जाएगा। cos 90 निकालेंगे तो आधार बटा कर्ण लिखते हैं, तो cos आधार बटा कर्ण होता है। 90 है तो आधार 0, कर्ण 1, तो आंसर 0। tan 90 निकालते हैं तो लंब बटा आधार होता है, लंब की वैल्यू 1 आएगी 90 में, आधार 90 के लिए 0 होता है, तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। cot 90 हमने निकाल लिया। sec 90 निकालेंगे तो कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना होता है
तो कर्ण 90 के लिए कर्ण 1 है, आधार लेकिन कितना है 0, तो ये कितना हो जा रहा है इन्फिनिटी हो जा रहा है। कौशिक 90 निकालेंगे तो कर्ण बटा लंब लिखना है। कर्ण कितना है इसमें 1, लंब भी कितना है 1, तो कौशिक 90 कितना आ जाएगा 1। साइन 45 लिखना है, तो लंब बटा क्या लिखेंगे हम कर्ण। अब 45 में लंब 1 रखना है, कर्ण कितना रखना है कड़ी में 2। कॉस 45 वाले में कॉस 45 आधार बटा कर्ण लिखेंगे, आधार कितना है 45 के लिए 1, कर्ण कितना है कड़ी में 2 हो गया। कॉट 45 लिखना है तो यहाँ पर आधार बटा लंब लिखा जाएगा। अब 45 के लिए आधार और लंब दोनों 1 है तो आंसर 1 हो जाएगा। कौशिक 45 देखेंगे, कौशिक 45 में कर्ण बटा क्या लिखेंगे लंब। कर्ण कितना है कड़ी में 2, लंब कितना है 1, तो आंसर कड़ी में 2। साइन 60 वाले में 60 के सामने कड़ी में 3 रखना है, 60 के सामने कड़ी में 3 मतलब लंब कड़ी में 3 हो गया। तो अब साइन है तो लंब बटा कर्ण रखेंगे, लंब कड़ी में 3 हो गया। कर्ण कितना है 60 वाले में 2, 60 और 30 वाले में कर्ण 2 है तो यहाँ कड़ी में 3 बटा 2। कॉस निकाल लिया, tan निकाले। कॉट होता है आधार बटा लंब, आधार की वैल्यू कितनी है इसमें 1, लंब की वैल्यू कितनी है कड़ी में 3, तो 1 बटा कड़ी में 3 हो गया, सेक हो गया, ये हो गया। साइन में हम क्या लिखेंगे लंब बटा कर्ण, और 30 है तो 30 के सामने 1 रखना है, मतलब लंब हो गया 1, कर्ण हो गया 2, तो 1 बटा 2। साइन 30 कितना हो गया 1 बटा 2। कॉस 30, तो कॉस में आधार बटा कर्ण लिखेंगे 30 के लिए, 30 के सामने 1 रखते हैं मतलब लंब 1 होता है, कर्ण 2 होता ही है 30 में। आधार कितना हो गया कड़ी में 3, तो यहाँ कड़ी में 3, और ये जो है कर्ण कितना है 2, तो आंसर कड़ी में 3 बटा 2। कॉट निकालेंगे तो कॉट क्या होता है आधार बटा लंब। अब आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हमारे पास 1 है, लंब कितना है कड़ी में 3। आधार कितना है हमारे पास, आधार कड़ी में 3 है, आधार कड़ी में 3 है, लंब कितना है 1 है, तो आंसर कड़ी में 3 हो जा रहा है। और कौशिक 30 निकालेंगे तो कर्ण बटा क्या लिखेंगे हम लंब। अब कर्ण कितना है 2 और लंब कितना है 1, तो आंसर कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। तो इस तरह से बस हमें इन पे ध्यान रखना है, इस पे। फिर कोई भी रेशियो इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, हम सारे रेशियो फटाक दें जो है कि बहुत ही आसानी से, बस हम इन बातों को ध्यान रखें। खाली लंब भी सब में हम याद रख लें कि 0 में लंब 0, 90 में ये 1, 45 में दोनों 1 हो जाएंगे, 60 में 1 कड़ी में 3 रहेगा, 30 में ये 1 रहेगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, ये तो फिक्स हो जाएगा दिमाग में अपने आप देखते देखते। क्वेश्चन भी हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन में भी कोई भी वैल्यू हम सारणी से याद करने के लिए बोलेंगे नहीं, तुरंत जहाँ पे भी हमको दिखेगा tan 60 cot 60 हम इन्हीं का यूज करके निकाल देंगे वहाँ पर, और धीरे धीरे प्रैक्टिस में जब आ जाएंगे तो फिर आसानी से हो जाएगा। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बिना टेबल बनाए ही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है, कोई टेबल वेबल बनाने की ज़रूरत नहीं।